Evolution of the basic structure doctrine. What is basic structure doctrine? बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है वो कोर प्रिंसिपल और वैल्यूज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं और उसके फाउंडेशन पर बेस्ड होते हैं। ये वो प्रिंसिपल होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को स्टेबल और फंक्शनल बनाए रखते हैं। ये जुडिशियली इनोवेटेड डॉक्ट्राइन है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम अपने जजमेंट के थ्रू इसको डेवलप किया है। ये डॉक्ट्राइन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया गया है और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई फिक्स लिस्ट दी है कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। की फीचर्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को देखते हैं। कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट अमेंड करने की पावर है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, लेकिन ये अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट रोल। सुप्रीम कोर्ट का रोल है ये डिफाइन करना कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है, पर अब तक सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर लिस्ट नहीं दी है कि बेसिक स्ट्रक्चर में एग्जैक्टली क्या चीजें इंक्लूड होती है। ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है। अब की जजमेंट दैट शेप्ड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, जैसे केशवानंदा भारती केस 1973, लैंडमार्क जजमेंट। ये केस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का फाउंडेशन था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिसाइड किया कि पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन उसने ये क्लियर नहीं किया कि बेसिक स्ट्रक्चर में एग्जैक्टली क्या क्या आता है। ये जुडिशियल डिस्क्रिशन पर है। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण 1975, इमरजेंसी एंड फंडामेंटल राइट्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना और कहा कि उनको अमेंड नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी तो उन्होंने कुछ फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज करना गलत है। मिनर्वा मिल केस 1980, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बीच बैलेंस एस्टेब्लिश किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं रखा जा सकता और ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। वोमेन राव केस 1981, सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लेरिफाई किया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हर अमेंडमेंट पर अप्लाई होता है, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक जुडिशियल रिव्यू की जरूरत होती है। अब प्रेजेंट पोजीशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को देखते हैं। आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर मिलती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं किया जा सकता। जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट हर अमेंडमेंट को रिव्यू कर सकता है और अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है तो उस अमेंडमेंट को नलीफाई कर सकता है। अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट के थ्रू हुआ। ये डॉक्ट्राइन ये इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रिंसिपल को चेंज नहीं किया जा सकता, चाहे पार्लियामेंट को अमेंड करने की पावर हो। चलिए देखते हैं इसके इवोल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप। संकारी प्रसाद केस 1951। इस केस में यह सवाल था कि क्या पार्लियामेंट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पावर के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की पावर मिलती है जो फंडामेंटल राइट्स को एब्रीज कर सकती है। आर्टिकल 13 सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज के लिए अप्लाई होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए नहीं। कंक्लूजन ये निकला कि पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स को लिमिट करने का अधिकार है। फिर गोलकनाथ केस 1967। इस केस में 17th अमेंडमेंट 1964 को चैलेंज किया गया था, जिसमें कुछ स्टेट्स लॉज को 9th शेड्यूल में डाला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स इम्यूनिटेबल है, मतलब उन्हें कोई भी अमेंड एब्रिज नहीं कर सकता। आर्टिकल 13 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी इंक्लूड किया गया था और अगर कोई अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है
तो वो वॉइड होगा। तो कंक्लूजन ये निकला, पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करने का अधिकार नहीं है। अब पार्लियामेंट्स रिएक्शन टू गोलकनाथ केसेस। 24th अमेंडमेंट 1971 आया। आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में चेंजेस किए गए। पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का पावर दिया गया था और आर्टिकल 13 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इंक्लूड नहीं किया गया। कंक्लूजन ये निकला, पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने का अधिकार दिया गया। फिर केशवानंदा भारती केस 1973 आया। सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस के डिसीजन को ओवररूल किया और 24th अमेंडमेंट को अपहोल्ड किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को इंट्रोड्यूस किया गया। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को इंट्रोड्यूस किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड करने की पावर है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, उन्हें अमेंड नहीं किया जा सकता। कंक्लूजन ये निकला, बेसिक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। 39th अमेंडमेंट 1974। इस अमेंडमेंट ने इलेक्शन डिस्प्यूट पीएम और स्पीकर के बीच जो होता है को कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसे वायलेट करना गलत है। कंक्लूजन ये निकला, जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया और ये अमेंडमेंट इनवैलिड था। इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975। इस केस में 39th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था, जो इलेक्शन डिस्प्यूट को कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 39th अमेंडमेंट को इनवैलिड कर दिया और कहा कि जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करता है। कंक्लूजन ये निकला, जुडिशियल रिव्यू को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। 42nd अमेंडमेंट 1976। इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 368 में चेंजेस किए और कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट पर कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग कोई भी अमेंडमेंट कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया मिनर्वा मिल केस में। सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को इनवैलिडेट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया है और पार्लियामेंट को जुडिशियल रिव्यू को अंडरमाइन नहीं कर सकता। कंक्लूजन ये निकला कि जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया। आई.आर. कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007। ये केस 9th शेड्यूल में डाले गए लॉज को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9th शेड्यूल में डाले गए लॉज को जुडिशियल रिव्यू से बचाया नहीं जा सकता अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। कंक्लूजन ये निकला, 9th शेड्यूल में डाले गए लॉज भी बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014। यह अमेंडमेंट नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को इंट्रोड्यूस करता है, जो कोलिजन सिस्टम की जगह पर जज की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस कंट्रोल करता है। सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को इनवैलिड कर दिया क्योंकि जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया। कंक्लूजन ये निकला, जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया। अब एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को देखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के तहत कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रिंसिपल को डिफाइन करता है। इस एलिमेंट को चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि यह कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडेशन है। यह अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट से ड्राइव किया गया है। चलिए इन अमेंडमेंट को देखते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेचर, एजुकेटिव, जुडिशियरी। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि लेजिस्लेचर जो लॉज बनाने वाली बॉडी है, एग्जीक्यूटिव लॉज को इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी और जुडिशियरी लॉज को इंटरप्रेट करने वाली बॉडी की अपनी अपनी इंडिपेंडेंस पावर होनी चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे लोकसभा का काम है लॉज बनाना, प्रेसिडेंट का काम है लॉज को इम्प्लीमेंट करना और सुप्रीम कोर्ट का काम है लॉ को इंटरप्रेट करना। अब सोवरिन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी। इंडिया एक सोवरिन यानी कि इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेटिक यानी कि लोगों द्वारा चलने वाले और रिपब्लिकन यानी कि हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड
नॉट हेरिडिटरी कंट्री है। एग्जाम्पल, सोवरिन का मतलब है कि इंडिया को अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में इंडिपेंडेंस मिलती है। डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों का राज यानी कि इलेक्शन के थ्रू, और रिपब्लिकन का मतलब है कि प्रेसिडेंट को इलेक्टेड किया जाता है। सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है। इसका मतलब है कि स्टेट को रिलीजन से अलग रखा गया है। स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। एग्जाम्पल, आर्टिकल 25 कहता है कि हर सिटीजन को अपने रिलीजन को फॉलो करने का अधिकार है और स्टेट को रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सुप्रीमेंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है और कोई भी लॉ या अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकता। एग्जाम्पल, अगर पार्लियामेंट कोई लॉ पास करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है तो सुप्रीम कोर्ट उसे इनवैलिडेट कर सकता है। फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का सिस्टम फेडरल है। इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एग्जाम्पल, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के थ्रू पावर को क्लियरली डिवाइड किया गया। अब यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इंडिया का यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करना जरूरी है, चाहे कितनी भी डाइवर्सिटी हो। एग्जाम्पल, आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया एक भारत है और इसकी यूनिटी को प्रिजर्व करना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेलफेयर स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन का एम है कि वेलफेयर स्टेट बनाया जाए जहां सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस मिले। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है। एग्जाम्पल, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो हर चाइल्ड को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने की गारंटी करता है। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर मिलती है कि वो लॉज को रिव्यू करे और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं तो उन्हें इनवैलिड कर सके। एग्जाम्पल, जैसे एनजेएसी को सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया था क्योंकि वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट था। अब फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल को अपनी फ्रीडम और डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। एग्जाम्पल, आर्टिकल 1 कहता है कि हर इंसान को अपनी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडिया का सिस्टम पार्लियामेंट्री है। इसका मतलब है कि एग्जीक्यूटिव यानी कि पीएम और कैबिनेट को लेजिस्लेचर यानी कि लोकसभा से अकाउंटेबल होना पड़ता है। एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा की मेजोरिटी से इलेक्ट किया जाता है और अगर उससे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो उसे रिजाइन करना पड़ता है। अब रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि सभी सिटीजन को लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाए और लॉ के सामने सब इक्वल होंगे। जैसे आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है, मतलब सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। अब प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी का प्रिंसिपल हर सिटीजन को इक्वल राइट्स देने की बात करता है। एग्जाम्पल, आर्टिकल 15 कहता है कि कोई भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, जेंडर एक्सेट्रा। फेयर एंड फ्री इलेक्शन, इलेक्शन को फ्री और फेयर होना चाहिए ताकि डेमोक्रेसी प्रॉपरली फंक्शन कर सके। जैसे इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाए। अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी को इंडिपेंडेंस होना चाहिए ताकि वो पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस से फ्री रहे और अपने डिसीजन फेयरली ले सके। जैसे जुडिशियल अपॉइंटमेंट को कोलिजन सिस्टम के थ्रू इंडिपेंडेंट रखा गया। अब बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी के बीच एक बैलेंस होना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के साथ हार्मोनाइज करके चलना चाहिए। एग्जाम्पल, आर्टिकल 21 के थ्रू राइट टू लाइफ को डायरेक्टिव प्रिंसिपल के थ्रू वेलफेयर और जस्टिस के साथ बैलेंस किया गया है। अब लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, हर सिटीजन को जस्टिस मिलना चाहिए और उसके लिए इजी एक्सेस होना चाहिए। जैसे लीगल एड स्कीम जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ताकि हर सिटीजन को एफोर्डेबल
जस्टिस मिले। अब पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141 एंड 142। आर्टिकल 32 कहता है कि हर सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। आर्टिकल 136 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो अपील सुन सकता है। आर्टिकल 144 और 142 ये आर्टिकल 144 और 142 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल पावर दिया गया है। अब पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड 227। आर्टिकल 226 कहता है कि हाई कोर्ट को रीट जुरिडिक्शन मिलता है जिसमें वो पब्लिक इंटरेस्ट में केस सुन सकते हैं। आर्टिकल 227 कहता है कि हाई कोर्ट को सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन मिलता है। एग्जाम्पल, आर्टिकल 226 के अंदर अगर किसी को अपने राइट्स के वायलेशन का इशू है तो वो हाई कोर्ट में रीट पिटीशन डाल सकता है।